तो आर टुडेज टॉपिक इज योगा फॉर वुमेन और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि हमने प्रीवियस हमारे दो क्लासेस में हमने योगा फॉर वुमेन को ऑलरेडी डिस्कस किया था। बट स्टार्टिंग के फेजेस को ही डिस्कस किया है। आज हम सेकंड फेज को डिस्कस डिस्कस करेंगे। सो हमने स्टार्टिंग के हमारे प्रीवियस दो क्लासेस में डिस्कस किया था कि 4 स्टेजेस ऑफ वुमेन लाइफ। लेडीज़ की जो लाइफ होती है उसमें 4 मेन स्टेजेस होते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो योगा दोनों के लिए, मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वली बेनिफिशियल है। बट क्यों इसको ज़्यादा लेडीज़ के लिए हम लोग अलग से टॉपिक लेके क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज लेडीज़ की लाइफ में, एक फीमेल की लाइफ में ऐसे एक चैलेंजिंग स्टेजेस आते हैं जिसमें उनकी लाइफ काफ़ी कुछ चेंज हो जाती है। फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली वो काफ़ी सारे चेंजेस फील करते हैं जो कि मेल की लाइफ में जनरली नहीं होता। तो इसलिए हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि योग उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 4 स्टेजेस कौन-कौन से हैं। तो पहला तो चाइल्डहुड है, 1 से 12 1 साल की एज से 12-13 साल की एज तक का टाइम। दूसरा एडोलसेंस जो कि 10 से लेके 19 साल तक होता है। तीसरा रिप्रोडक्टिव एज, लेट टीन्स टू लेट 40s, मतलब टीनेजर से लेके 40s, लेट 40s तक के ये स्टेज होती है रिप्रोडक्टिव एज। और उसके बाद ओल्ड एज मीन्स मेनोपॉज के पहले के कुछ साल और मेनोपॉज के बाद के जो भी जितने भी साल होते हैं वो सब ओल्ड एज कहलाते हैं। ठीक है। तो योगा फॉर वुमेन में हमने पहला जो है अडोलसेंस, इसके लिए हम योग ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, देन सेकंड वाले स्टेज पे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योगा फॉर अडोलसेंट, जो अडोलसेंस जो एज होती है जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया 10 to 19, उस एज में जब गर्ल्स होते हैं तो उनके लिए योगा के का क्या रोल है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला तो क्या है, वो जो एज होती है उसमें ग्रोथ हो रही होती है, हमको पता है ना, बच्चियों की, गर्ल्स की ग्रोथ ग्रोथ का पीरियड होता है। उनकी हाइट, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काफ़ी सारे बदलाव, काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। उनकी हाइट, हेल्थ, उनकी काफ़ी सारे फिजिकल चेंजेस वो अपने आप में फील करते हैं और इसके साथ में इमोशनल चेंजेस भी आते हैं। तो इस वजह से योग बहुत ज़रूरी है जिससे कि वो उन स्टेजेस को आराम से हैंडल कर पाएँ, उन सारी चीज़ों को, और उससे वो घबराए नहीं, उससे परेशान नहीं हों। तो जब ग्रोथ होती है तो हमको ज़रूरत होती है उस टाइम पे कि उनकी बोन्स अच्छे से डेवलप हों, तो उसमें योगा बहुत हेल्पफुल होता है। और उसके उनमें मेंटल जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसके लिए, बिकॉज़ क्या होता है, कई सारे फिज़िकल चेंजेस की वजह से, मूड स्विंग, स्ट्रेस, घर की बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चे अपनी बातें बता नहीं पाते, गर्ल्स, और उस वजह से वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और वहाँ पे कोई उनको प्रॉपरली गाइड करने वाला नहीं होता। इस सिचुएशन में ऐसे आज के टाइम में जनरली मदर एंड फादर दोनों ही, पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो वो ज़्यादा अपनी बातें प्रॉपरली किसी को बता नहीं पाते और धीरे-धीरे स्ट्रेस में और एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर्स उनको हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में योगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और उनका डेली जो जिस भी चीज़ से लेके कोई भी रिलेटेड इश्यू हो, लाइक उनको उनके फ्यूचर, करियर से लेके कोई भी स्ट्रेस हो, उसको वो हैंडल कर सकते हैं। और उनके काफ़ी सारे फिज़िकल एलिमेंट्स, उनको भी योगा के थ्रू काफ़ी हद तक क्योर किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। क्योर तो हम वर्ड इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि अगर कोई डिसीज़ काफ़ी हद तक आगे चले गई तो हम उसमें उतना गारंटी नहीं दे सकते। बट अगर हम पहले से, जब हम फिट हैं पूरी तरीके से, जब बच्चियाँ उस एज में होती हैं, एडोलसेंट एज में, अगर हम उनको तभी से प्रॉपरली रेगुलर योग करवाएँ, तो वो काफ़ी सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस से होने वाली कुछ डिसीज़ेज़ हैं, अस्थमा है जिसमें, और एब्डोमिनल ऑर्गन से रिलेटेड काफ़ी सारे डिसीज़ेज़ स्ट्रेस की वजह से ही होते हैं, तो उन सब से वो दूर रह सकते हैं, बच सकते हैं। इसके अलावा वेट गेन का भी प्रॉब्लम आजकल उस एज में देखा जाता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है बॉडी में, जबकि उनको उसका रीज़न नहीं पता होता है। कई बार स्ट्रेस भी उसका रीज़न होता है, कई बार ओवर ईटिंग भी रीज़न होता है, कई सारे डिफरेंट डिफरेंट रीज़न होते हैं। इसमें हेरिडिटी भी आता है, मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी ऐसा होता है। तो अगर हम योगा के थ्रू पहले उसके रूट कॉज़ को जान सकते हैं और फिर रूट कॉज़ को जानने के बाद उसको प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसा वेट मेंटेनेंस के लिए भी योग काफ़ी हेल्पफुल है इस एज में। मेंटल क्लैरिटी, बिकॉज़ मेंटल क्लैरिटी की इस एज में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे
जनरली सभी ऑलमोस्ट सभी बच्चों को इस एज तक नहीं पता होता कि उनको फ्यूचर में आगे जाके करना क्या है, क्या वो करना चाहते हैं। वो बहुत सारा कन्फ्यूज़्ड होते हैं। पेरेंट्स उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कई बार, फ्रेंड्स कुछ और फ्रेंड्स जो कर रहे हैं उनका मन करता है मेरे फ्रेंड्स जो कर रहे हैं वो मैं करूँ। ऐसा उनको लगता है फ्रेंड्स के साथ रहने के लिए, कई बार ऐसा इन्फ्लुएंस भी होता है। पेरेंट्स कुछ और प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं किसी टाइम, कभी-कभी प्रेशर नहीं होता, बट कुछ वो सजेस्ट कर रहे होते हैं, बच्चों को वो नहीं करना होता। तो वो खुद भी पूरी तरह से खुद भी कन्फ्यूज़्ड है और पेरेंट्स की बात वो मानना नहीं चाहते, तो ऐसे में एक मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती फ्यूचर करियर को लेके। तो योग जब हम योग और प्राणायाम के थ्रू उनके माइंड और बॉडी को कनेक्ट करके उनकी मेंटल क्लैरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनके मेंटल जो फंक्शंस हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जस्ट अ मिनट। तो इस तरह से और रेजुविनेशन मतलब ये रेजुविनेशन को प्रमोट कैसे करता है कि एक पूरी तरह से कायाकल्प हो जाता है इसमें। कायाकल्प इन द सेंस एक नयापन पूरी तरह से अ, एक 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 फिर से लुकिंग यंग ऐसे बोल सकता है। ठीक है? तो ये ऑब्जेक्टिव्स हुए एडोलसेंट एज के लिए। और कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके लाइक योगा काउंसलिंग। आपको पता है योगा थेरेपी में योगा काउंसलिंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल इश्यूज हैं, बच्चों के इस एज में काफ़ी सारे मेंटल इश्यूज होते हैं जो कि वो किसी से शेयर नहीं कर पाते और उनका उनके एकेडमिक्स पे और उनकी सारी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसको भी योगा काउंसलिंग के थ्रू काफ़ी हद तक उसमें हेल्प मिल सकती है। और इस वजह से होने वाले उनके जो भी साइकोलॉजिकल बोलिए या सोशल बिहेवियर में भी काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं अगर उनको स्टार्टिंग से ही योग करवाया जाए। तो योग में प्राणायाम, योग में आसन, क्रियाएँ ये सभी कुछ इंक्लूड करके हम उनको करवा सकते हैं। अब इस एज की जैसे कि हम बात कर रहे हैं वुमेन की, योगा फॉर वुमेन हम बात कर रहे हैं, तो इस एज में एक आने वाला सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन में एक डिस्चार्ज उनको पहली बार पता चलता है, कुछ चेंजेस अपनी बॉडी में पीरियड्स के बारे में, मंथली साइकिल के बारे में। तो उनको कभी-कभी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं होती या प्रॉपर उसके बारे में गाइडेंस नहीं होता, तो उस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में भी कई बार चले जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि ये चीज़ मेरी बॉडी के लिए क्या नीड है इसका। तो इस वजह से मेंस्ट्रुएशन उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा फ़ेज़ है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उस एज में वो उतने मैच्योर्ड उनका माइंड नहीं होता कि वो उस चीज़ को समझ पाएँ कि उसकी नीड क्या है। तो योग इसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है, बिकॉज़ वो उनको उस टाइम पे होने वाली परेशानियों से दूर रख सकता है और आगे फ्यूचर में होने वाले मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स या डिसीज़ेज़ से उनको बचा सकता है योग। तो मेंस्ट्रुएशन में जो भी चेंजेस उनकी बॉडी में आते हैं उन सबको वो समझ सकते हैं। अब कुछ मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड कुछ इश्यूज जो होते हैं वो इसी एज में स्टार्ट होते हैं। तो जैसे कि पीरियड्स स्टार्ट होंगे, उसके पहले कुछ सिम्पटम्स उनको दिखते हैं गर्ल्स को, उससे वो डर जाते हैं कई बार और उसकी वजह से भी स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता चलता है कि ये क्या है? ये मेरा प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है। उसके पहले के कुछ सिम्पटम्स हैं, पीरियड्स स्टार्ट होने के पहले के सिम्पटम्स हैं, जिनको वो कुछ और समझ लेते हैं और वो स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि हर एक छोटी-छोटी बात वो हर किसी से डिस्कस नहीं कर पाते। उनको लगता है मेरी बॉडी में कोई कमी है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इस तरह से। तो योग के थ्रू हम उनको उन सारे सिम्पटम्स से भी बचा सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है? फिजिकल एंड इमोशनल सिम्पटम्स इसमें शामिल हैं कुछ, जो कि हमेशा मेंस्ट्रुएशन साइकिल के पहले गर्ल्स को दिखते हैं बॉडी में। उनको वो अनुभव कर पाते हैं, वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। कुछ तो उसमें इमोशनल चीज़ें होती हैं, साइकोलॉजिकल चीज़ें होती हैं और कुछ फिजिकल सिम्पटम्स होते हैं, जो कि पीरियड्स स्टार्ट होने के 2 वीक पहले, 1 वीक पहले दिख सकते हैं। तो उनको भी हम योग के थ्रू क्योर कर सकते हैं। तो कौन-कौन से वो सिम्पटम्स हैं, जिसमें कि कुछ मेंटल एंड इमोशनल सिम्पटम्स हैं, लाइक फूड का क्रेविंग, बहुत ज़्यादा भूख लगना या जंक फूड खाने की इच्छा होना, इस तरह से फूड का क्रेविंग।
कोई स्पेसिफिक चीज़ खाने की इच्छा होना, ज़्यादा तीखा, स्पाइसी कुछ खाने का मन करना या ओवर ईटिंग भी इस वज़ह से बच्चियाँ करते हैं इस टाइम पे। उसके बाद नींद आने में प्रॉब्लम होना, नींद प्रॉपर ना आना और धीरे-धीरे ऐसे उनको इंसोम्निया का प्रॉब्लम भी कई बार होता है। उसके बाद सोशल विथड्रॉल, वो अकेला रहना पसंद करने लगती हैं बच्चियाँ इस टाइम पे, गर्ल्स। उनको क्योंकि अपनी बॉडी में कुछ मेंटल चेंजेस, उनको चिड़चिड़ापन-सा फ़ील होता है, तो उनको लोगों के बीच में जाना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो इस तरह से वो सोशली अ, अपने आप को विथड्रॉल कर लेते हैं और अपने आप को अलग-थलग आइसोलेटेड सा रखने लग जाते हैं। क्योंकि वो अपनी अंदर की चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये पूरी तरह से नॉर्मल है, ये मेरी बॉडी के लिए, मेरे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मेरे फ्यूचर के लिए। लेकिन उनको नहीं पता होता है, इसलिए वो अपने आप को लोगों से थोड़ा आइसोलेटेड करके अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से बहुत गुस्सा गुस्सा, एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन तक में चले जाते हैं। और कई बार हम बच्चों में नोटिस करते हैं मूड स्विंग, कि वो बहुत चिड़चिड़ापन फ़ील करते हैं, उनका मूड एक जैसा नहीं रहता, कभी अप्स एंड डाउन उनके मूड में चलते रहते हैं और उसका रीज़न सिर्फ़ यही है। देन नेक्स्ट, ये हमने अभी तक पढ़े थे मेंटल एंड इमोशनल सिम्पटम्स। अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल सिम्पटम्स। तो फिजिकल सिम्पटम्स कौन से हैं? जैसे कि हमने मोस्ट ऑफ द गर्ल्स में देखा है, एक्ने, मुहासे उनको आ जाते हैं थोड़े टाइम पहले से, पीरियड्स के थोड़ा पहले। हमेशा वो अपने फेस पे फुंसियाँ, मुहासे देख पाते हैं, तो उसकी वजह से भी वो स्ट्रेस में चले जाते हैं कि क्यों मुझे ऐसे ऐसे होता है हमेशा। उनको रीज़न नहीं पता होता। दूसरा, जॉइंट एंड मसल्स पेन, उनको बैक में भी कई बार पेन होता है, स्टार्ट होने के पहले भी कई बार होता है, वैसे पीरियड्स के दिनों में तो होता ही है, बैक में भी कई बार पेन होता है। उसके अलावा हेडेक, थोड़ा थकान, कॉन्स्टिपेशन भी किसी-किसी को फ़ील होता है और एब्डोमेन में ब्लोटिंग जैसा फ़ील होता है। थोड़ा-सा स्वेलिंग टाइप की लगती है उनको एब्डोमेन में, जो पेट का पोर्शन होता है वहाँ पे स्वेलिंग जैसी फ़ील होने लगती है, पीरियड स्टार्ट होने के पहले ही। तो ये कुछ इमोशनल और फिज़िकल सिम्पटम्स हुए जो कि पीरियड्स के पहले दिखाई देते हैं, उनको वो एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अब हम समझेंगे कि इन पे आसन कौन से आसन हेल्पफुल होंगे। तो कुछ आसन, इसके अलावा भी और भी कई आसन हैं, हमने कुछ स्पेसिफिक को लिया है अभी। बद्धकोणासन हुआ, मलासना, ये सारे हमारे मतलब हिप पोर्शन को अच्छा स्ट्रेचिंग देता है। उसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो प्रॉपर होता है और वहाँ पे पेन या वहाँ पे स्टिफनेस नहीं रहता लंबर रीजन में। उसके अलावा अधोमुख श्वानासन, जानुशिरासन, शीर्षासन। शीर्षासन में हमारा, देखिए ये सारा हार्मोनल है सारी चीज़ें। हार्मोन्स की वजह से हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट होते हैं, तो हार्मोन्स को हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ही सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में है, तो उसकी वजह से जो भी हम इन्वर्टेड पोजेस करेंगे वो उतने ज़्यादा उनके लिए हेल्पफुल होता है। इसके अलावा हलासन, सर्वांगासन और ये सारे आसनों के अलावा सूर्य नमस्कार भी बहुत हेल्पफुल है। सूर्य नमस्कार क्या करता है? स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है। आप जैसे हमको पता है कि ये एज कौन-सी ली है हमने, एडोलसेंट एज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एडोलसेंट एज में क्या होता है, प्रॉपर उनकी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी तब तक नहीं हुई होती है। ग्रोथ का पीरियड होता है वो। तो सूर्य नमस्कार स्ट्रेंथ के लिए और उनके बोन्स के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। बट इतनी सारी चीज़ें जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने, वो कोई भी चीज़ हमको मंथली पीरियड के टाइम पे, मतलब 48 से लेके 72 आवर्स तक कोई भी आसन नहीं करना है। कंप्लीट रेस्ट देना है। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। कंप्लीट रेस्ट बॉडी को चाहिए, पूरी तरह से रेस्ट। कोई आसन, कोई कुछ नहीं करना है। 48 टू 72 आवर्स डिपेंड करेगा कि उनको पेन या कैसा है। अगर वो पूरी तरह से नॉर्मल है तो थर्ड डे के बाद में, फोर्थ डे से वो थोड़ा बहुत प्राणायाम स्टार्ट कर सकते हैं, बट कपालभाति बिल्कुल भी नहीं करना है इस दौरान। अब हमने जो आसन पढ़े अभी, उनका रोल क्या है? तो रोल आसन क्या करते हैं, इस तरह एक एडोलसेंट एज में आसन मसल्स को डेवलप करने में, मसल्स और बोन्स के ग्रोथ में और मसल्स को स्ट्रेंथ देने में बहुत अच्छा रोल होता है उनका। उसके अलावा हमारी बॉडी में मसल्स में जो भी स्टिफनेस होता है, वो सारा रिलीज़ करते हैं बॉडी में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं आसन। और और हमारी बॉडी की पूरी फिजियोलॉजिकल
चेंजेस के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब फिजियोलॉजी हमारी बॉडी की काफ़ी अच्छी होने लगती है, हमारा ब्रेन अच्छे से फंक्शनिंग करेगा, हमारा हार्ट अच्छे से काम करेगा उसी एज से। उसी एज से जनरली हम क्या करते हैं, योग बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। हमको उसका नॉलेज ही इतना देर में मिलता है कि हम सोचते हैं 30-40 की एज के बाद ही योग स्टार्ट करना है। छोटे बच्चे तो जनरली नहीं करते। तो उसी एज से करने से उनकी पूरी की पूरी लाइफ ही हेल्दी रहेगी, ये उनको हमको समझाना होगा। तो खासकर बच्चियों के लिए, बिकॉज़ उनको लाइफ में काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। ठीक, उसके बाद अ, हमारे सारे ऑर्गन्स को वो हेल्दी रखता है। यो आसन हमारे इंटेस्टाइन, लंग्स, किडनी, हार्ट, लंग सारी चीज़ों सभी को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखेगा। और इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे तो हमारे बॉडी के पार्ट्स भी ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे। अब इसमें बेनिफिट्स बताए हैं आसन और सूर्य नमस्कार के। सूर्य नमस्कार को कैसे कंसीडर किया है, एक कंप्लीट योगा प्रैक्टिस के जैसे, बिकॉज आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि सूर्य नमस्कार में कई सारे आसनों का एक कंप्लीट पैकेज है। वो उसमें एक आसन नहीं, कई तरह के आसन है। ठीक है, तो हमारे बैक के लिए भी अच्छा है, हमारे एब्डोमेन के लिए भी अच्छा है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी अच्छा है वो। तो वो एक कंप्लीट योगा प्रैक्टिस है। तो इसलिए सूर्य नमस्कार करने से उनके बोन्स का ग्रोथ अच्छा होगा, और उसके अलावा उनकी उनकी ओवरऑल ग्रोथ अच्छी होगी। अ, उसके अलावा आसन, सूर्य नमस्कार के अलावा अदर जो आसन है वो प्राणायाम, बंध मुद्रा, मंत्र जप, ये सब चीज़ें, ध्यान, ये सब चीज़ें हमको उनको उस से ही देना है। और उसके अलावा आसन क्या करते हैं, हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, और हमारी बॉडी में हमारी बॉडी का स्टेमिना और हमारा इम्यूनिटी लेवल सबको इंक्रीज करने का काम योग योग करता है। हम योग बोलेंगे, केवल आसन करेंगे तो नहीं होगा, थोड़ा सा उसके साथ में प्राणायाम का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, तभी वो योग कहलाएगा, है ना। केवल आसन योग नहीं है। और इसका रेगुलर प्रैक्टिस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि हम करवाते हैं तो हफ्ते में 3 दिन किया और हो गया, ठीक है। तो हर चीज़ कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हर चीज़ को। तो ये हुआ बेनिफिट। अब हमने आसनों के बेनिफिट पढ़े, अब हम पढ़ेंगे प्राणायाम कैसे हेल्पफुल है अडोलसेंट एज में। द प्रैक्टिस ऑफ आसन प्राणायाम मेक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहली हमको चीज़ पता है, हम प्राणायाम में क्या करते हैं, ब्रेथ वर्क करते हैं। हम अपने ब्रेथ पे कंट्रोल लेके आते हैं, प्राणों का आयाम हम अपने ब्रेथ के ऊपर, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल हमारा आ जाता है। कैसे आता है, जैसे आपको पता है प्राणायाम में कुंभक होता है। कुंभक मतलब हमारी मर्जी से हम इनहेल करेंगे कितने सेकंड में करना है, देन हम उसको इंटरनली रिटेंशन करेंगे, होल्ड कर लेंगे ब्रेथ को। तो वो भी हमारी मर्जी से होगा कि इतनी देर मुझे होल्ड करना है। और उसके बाद एक्सेल करके, एक्सेल कितने सेकंड में करना है वो भी हमारे मर्जी पर डिपेंड करेगा कि हमको कितना रेशो में हम सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, दिन भर जो हम सांस लेते हैं वो तो उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, वो बस चलते रहता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसपे हम दिन भर में कभी ध्यान ही नहीं देते। बट प्राणायाम के टाइम हम पूरी चीज़ों पे, हमारे इनहेलेशन, एक्सेलेशन और हमारे कुंभक, सब पे हमारा पूरा कंट्रोल होता है। तो प्राणायाम में क्या होता है, धीरे धीरे आपके लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होने लगती है। हर एक सेल आपका प्राणायाम सेलुलर लेवल पे जाके काम करता है। ठीक है, आसन आपका एक बार फिजिकल लेवल पे वर्क कर सकता है, स्ट्रेंथ पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, बट प्राणायाम तो डायरेक्टली आपके सेलुलर लेवल पे वर्क करता है, सेल्स को हेल्दी बनाता है। और हमको पता है हमारे सेल्स से मिलके बने हैं टिश्यूज, टिश्यूज से मिलके बना है एक ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बना है सिस्टम, और कई सारे सिस्टम से मिलके बनी है हमारी बॉडी। ठीक है, तो अगर हम सेल पे काम कर रहे हैं दैट मीन्स हम पूरी बॉडी पे काम कर रहे हैं। तो प्राणायाम का यही रोल है, इसीलिए प्राणायाम इतने ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक, तो ऑक्सीजन की सप्लाई को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में, मैक्सिमम ऑक्सीजन हम फील कर पाते हैं, और ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में हमेशा रहनी चाहिए। अ, उसके बाद में जो भ्रामरी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो उनसे, ये तो कुछ ब्रेथ वर्क वाले हो गए। भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, कि रेजोनेंस इफेक्ट को क्रिएट करते हैं अपने माइंड में। जब हम हमिंग साउंड करते हैं, अपने कान, आँख, माउथ सबको बंद करते हैं, मतलब हमने इंद्रियों को पूरी तरह से क्लोज कर लिया, मतलब हमने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया आउटर वर्ल्ड से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है तो हैंड रेज़ कर दीजिए।
स्वप्ना जी, रोशनी जी? ओके, ओके गुड। काफ़ी कम स्टूडेंट है बट ठीक है, वीडियो जाएगा तो सब लोग देख लेंगे और सबको समझ आ जाएगा। ठीक है? तो अ, हम क्या करते हैं प्राणायाम में अपने सेलुलर लेवल पे जाके वर्क करते हैं और धीरे-धीरे अ, भ्रामरी प्राणायाम जो है उसके बारे में बात कर रहे थे। बाकी सारे प्राणायाम ऐसे हैं कि इन्हेल और एक्सहेल पे काम हो रहा है। भ्रामरी प्राणायाम में एक नई चीज़ और कर रहे हैं, हम वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं। कहाँ? अपने ब्रेन में। ठीक है? ब्रेन में और अपनी सारी इंद्रियों को हम क्लोज़ कर लेते हैं जिससे कि बाहर के आउटर वर्ल्ड से हम डिस्कनेक्ट हो जाएँ। बाहर की आवाज़ें हमको डिस्टर्ब ना करें और हमारा कंसंट्रेशन पूरा उस रेजोनेंस इफ़ेक्ट पे हो। वो जो वाइब्रेशन जनरेट होते हैं जब हम लिप्स बंद करके हमिंग साउंड करें या ओमकार चैंट करें, एक वाइब्रेशन जनरेट होता है जो हमको फील होता है अपने ब्रेन से लेके थ्रोट से लेके और धीरे धीरे एब्डोमेन तक। अगर हम बहुत ध्यान से इन चीज़ों को करते हैं, ओमकार बोलिए या भ्रामरी प्राणायाम के बाद बात चल रही तो भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। आप जब आईज क्लोज करके उसको ध्यान से करते हो पूरा कॉन्शियसनेस के साथ में, पूरा अवेयरनेस के साथ में, तो आपको फील होगा एक वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है जो कि मेरे ब्रेन से लेके मेरे थ्रोट से लेके और मेरे पेट तक, मेरे एब्डोमेन तक मुझे फील हो रहा है। तो वो क्या करता है धीरे धीरे हमारे स्ट्रेस लेवल को डाउन करने का काम करता है। हमारा स्ट्रेस धीरे-धीरे ऑटोमैटिकली कम होने लगता है, हमको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा स्ट्रेस कम कैसे हुआ, ठीक है? तो अगर हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहते हैं, अगर हम अपने एंग्ज़ायटी को कम करना चाहते हैं, कोई कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपने हेडेक, माइग्रेन को कम करना चाहते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करना स्टार्ट कीजिए एटलीस्ट 21 टाइम्स एक बार में। जब एक बार आप बैठे तो 21 टाइम्स कर लीजिए, उतना भी नहीं होता है तो 11 टाइम्स कर लीजिए। आपको धीरे धीरे उसका इफेक्ट दिखने लगेगा। बट हमेशा जो भी चीज़ करेंगे योग में पूरे ध्यान से, पूरे अवेयरनेस के साथ करिए। काम निपटाना है, टास्क निपटाना है, ऐसी कोई भी चीज़ करने से वो जल्दी बेनिफिशियल नहीं होती। ये था प्राणायाम का बेनिफिट। सारे टाइप के प्राणायाम वर्क वैसे ही करते हैं, नाम अलग-अलग हैं प्राणायाम के। इन सब के बात आती है, ये हमने पढ़ लिए प्राणायाम, योग के आसन, इन सब का बेनिफिट पढ़ा। इसके साथ डाइट मैनेजमेंट भी आपको उनको बताना पड़ेगा। आपको उनको डाइट मैनेजमेंट के बारे में भी बताना पड़ेगा कि डाइट मैनेजमेंट के बिना आपका वो सब इनकम्प्लीट है, वो सारी चीज़ें अधूरी हैं। अगर आप डाइट मैनेजमेंट नहीं करते तो डाइट में उनको उसी एज से हमको एक हेल्दी फूड हैबिट्स हमारी बचपन से लगनी चाहिए। हम इस एज में आके समझ पाते हैं, वो कई लोग तो इस एज में आके भी नहीं समझ पाते कि हमको प्रॉपर क्या खाना है। डिनर में इतना हेवी डिनर लेते हैं, तो हमेशा उनको एसिडिटी या एब्डोमेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता। हम तो रोज़ एक्सरसाइज़ करते हैं, हम तो डेली जिम जाते हैं, हम तो योग भी करते हैं। अगर आपका डाइट पे ध्यान नहीं है, तो कैसे होगा? है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि एक चाइल्डहुड एज में, एक एडोलसेंट एज में एक जो हैबिट हमने, यहाँ केवल गर्ल्स के बारे में बात हो रही है बट हमको ये सभी बच्चों को डाइट के बारे में तो हमको स्टार्टिंग से ही उनको अवेयर रखना है कि आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, ये चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना है उनको। ठीक है? तो डेली के डाइट में उनके सैलेड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब चीज़ें ऐड होनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ उन पे काम नहीं करेगी। और कितना खाना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। जो भी डाइट आप ले रहे हो वो पूरी तरह से विटामिन, मिनरल्स और सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे रिच होनी चाहिए वो डाइट। तो सारे योग आसन, प्राणायाम जल्दी काम करेंगे और आपकी बॉडी की इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करेंगे। तो डाइट भी बहुत ज़्यादा एक मजबूत पिलर है, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी लाइफ के लिए। यहाँ तक हमने बात की पहले वाले फेज़ की, ठीक है? पहला वाला फेज़ था एडोलसेंट वाला। दूसरा फेज़ आया फीमेल्स की लाइफ का, एक दूसरा फेज़ रिप्रोडक्टिव एज। ये सेकंड इम्पॉर्टेंट फेज़ है रिप्रोडक्टिव एज। मतलब ये है सेक्सुअल मैच्योरेशन का टाइम, पीरियड ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन, मतलब जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंप्लीटली मैच्योर हो चुके होते हैं और वो बेबी बर्थ के लिए उसकी बॉडी कंप्लीटली प्रिपेयर होती है। तो इन दिस स्टेज वुमेन एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी इन सोसाइटी। इस एज में क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके, रिप्रोडक्टिव एज है हमको पता चल गया कि एक जो मेन फैक्टर है वो पता चल गया, बट इस एज में उनके क्या क्या उनके रोल होते हैं इस एज में किसी लेडी के। तो पहली बात तो इस एज में आने के बाद में
वो अपने आस-पास, अपने सराउंडिंग में कुछ रिलेशंस को एस्टेब्लिश कर रही होती है, लाइक आपका वर्क प्लेस होता है, आपका फैमिली होती है और आपकी जैसे मैरिज हो गई है, जनरली इस एज में तो मैरिज हो जाती है, रिप्रोडक्टिव एज जो है, तो एक मदर भी है वो उस टाइम पे, एक वाइफ भी है और अपने जो अ, बाकी जो रिश्ते हैं उनकी जो प्रीवियस सिस्टर, डॉटर ये सारे रिश्ते वो एक साथ निभा रही होती है। दैट मीन्स उनके पास एक बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी में। मतलब क्यों है? इसमें अलग क्या है मेल से? मेल को एक ही मतलब मेल इनको अपना घर छोड़ के दूसरे घर में चले जाना होता है। पहले वाले जो रिलेशंस हैं उनको मेंटेन करते हुए वो नए रिलेशंस को भी मेंटेन करना वो इस एज में सीख रही होती है कोई लेडी। उस वजह से काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस उनके बिहेवियर में भी आते हैं और उनके नेचर में और उनके बिहेवियर में वो चेंजेस आ जाते हैं इस एज में। तो ये इस एज का ये बहुत बड़ा रोल है उनका। तो क्या-क्या इस एज में प्रॉब्लम्स पता चलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस एज में उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कंप्लीटली मैच्योर्ड हो चुका होता है। वो अब जो पहले प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे पीरियड्स को लेके अब वो समझ चुके होते हैं कि हाँ, ये मुझे मंथली ऐसे-ऐसे होता है और मुझे इसको इस तरीके से हैंडल करना है। मुझे इससे इस तरीके से डील करना है। वो समझ चुके होते हैं अब तक। हेल्थ इश्यूज़ क्या आते हैं, वो समझते हैं। इस एज में लेडीज़ कई बार एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। क्यों एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं? बच्चे के लिए उनका एक रोल है, उनको पढ़ाना, उनकी पढ़ाई की थोड़ा स्ट्रेस भी वो लेते हैं उनके फ्यूचर के लिए, उनका करियर, देन उनकी पढ़ाई के बारे में कहाँ एडमिशन करना है। तो इस टाइप की चीज़ें एक मतलब एक उनके बच्चों के लिए एक अलग उनकी लाइफ़ है मदर वाली। हस्बैंड के लिए उसके बाद में अपने जो उनके घर में जो भी मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ के लिए उनको चिंता होती है लेडीज़ को। इस तरह से बहुत सारे रोल एक साथ करते-करते वो अपने सुपर वुमन सिंड्रोम हो जाता है उनको। अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एफिशिएंसी की वजह से भी वो कई बार परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको अपने पेरेंट्स के साथ में भी रिलेशंस को मेंटेन करना है और उनको अपने अ, हस्बैंड और अपनी सास-ससुर जो भी उनके घर में मेंबर्स हैं या जो भी और रिलेशंस हैं, उनके बारे में भी सोचना होता है। तो उसकी उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस एज में। इस तो रिप्रोडक्टिव एज में वो कई बार सुपर वुमन सिंड्रोम में भी की वजह से भी परेशान हो जाते हैं कि उनको काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ निभानी होती हैं। इस एज में भी कई सारे मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जैसे कि यूटेरिन एंड ओवेरियन डिसीज़ेज़ मतलब यूट्रस, उनके गर्भाशय और ओवरी से लेके रिलेटेड कोई डिसीज़ जैसे कि कैंसर भी होता है उसमें। किसी-किसी को ऐसे होती इस टाइप की चीज़ें इस एज में होती हैं। कई बार इस एज में पता नहीं चलती, लेट पता चलती है बट स्टार्टिंग यहीं से हो चुका होता है। तो इसके अलावा ओवरी का कैंसर और एंडोमेट्रियोसिस मतलब यूट्रस के अंदर जो टिश्यू होता है ना, उनके गर्भाशय के अंदर जो टिश्यू होता है, वैसा ही सेम टिश्यू गर्भाशय के बाहर बनने लगता है। तो उसके बाहर में एक अलग-सा कुछ दिखने लगता है वहाँ पे, मतलब यूट्रस के बाहर अंदर वाले टिश्यू का ग्रोथ होने लगता है, ऐसे समझ लीजिए एंडोमेट्रियोसिस में। उसके अलावा सर्वाइकल का कैंसर उनको, ओवेरियन कैंसर, केवल ओवरी में जो कैंसर होता है वो, एनीमिया मतलब खून की कमी, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो कि हमने पहले पढ़े, इनको भी एडोलेसेंट एज की तरह मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने के पहले कुछ सिम्पटम्स दिखने लगते हैं, जो कि इमोशनल भी हो सकते हैं और जो फिज़िकल भी होते हैं। दोनों टाइप के सिंड्रोम जो उस एज में था वो यहाँ पे भी होता है। उसके बाद किसी-किसी को स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत होती है, उसकी वजह से भी उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड आ सकते हैं। और इस एज का सबसे इम्पोर्टेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ क्योंकि प्रेगनेंसी इस एज में होती है, पहली, दूसरी जो भी हो, रिप्रोडक्टिव एज में ही प्रेगनेंसी होती है, तो उससे रिलेटेड कई सारे इश्यू हैं, वो भी उनको फेस करने होते हैं। तो जैसे कि हमने मेंस्ट्रुएशन के बारे में एडोलेसेंट एज में ही पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि वो उस एज के लिए एक चैलेंज था। उस एज में गर्ल्स के लिए एक नई बात होती है कि ये क्या हुआ? मैं इसको कैसे डील करूँ? मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की वहाँ ज़रूरत होती है। बट इस एज तक आते-आते वो उस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो चुके होते हैं। वो हैबिचुअल हो चुके होते हैं कि मुझे इसे कैसे डील करना है। बट इस एज के लिए एक नया चैलेंज होता है प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़।
तो यहाँ पे योग कैसे हेल्प करेगा? जैसे कि हमने एडोलसेंट एज के लिए वो जो सारे सिम्पटम्स थे, वो जो उनके मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड इश्यूज़ थे, उनके लिए हमने योग देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए योग। तो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं उनको, इसमें भी डिप्रेशन हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे। हम मेन इसको देख रहे हैं कि इस रिप्रोडक्टिव एज का मेन फैक्टर या उनका मेन चैलेंज उनकी लाइफ में क्या होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ओबेसिटी हो सकती है, थोड़ा हेल्थ बढ़ जाती है, थायराइड भी हो जाता है किसी-किसी को, हार्ट डिसीज़ेज़ भी, डायबिटीज़, डिप्रेशन, अस्थमा इस टाइप की चीज़ें, हाई ब्लड प्रेशर ये भी कई बार फेस करना होता है। तो योग कैसे हेल्प करेगा प्रीनेटल योग, प्रेगनेंसी के टाइम पे योग कैसे हेल्प करेगा उनको? तो प्रेगनेंसी में जैसे हमको पता है प्रेगनेंसी मतलब क्या? द कंडीशन बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ जब उन्होंने कंसीव किया उससे लेके बच्चे के बर्थ तक का जो टाइम होता है वो प्रेगनेंसी कहलाता है। तो इस पीरियड में क्या होता है एक फर्टिलाइज्ड एग उनके गर्भाशय में डेवलप होता है, यूट्रस में डेवलप होता है और उसका जो पीरियड है वो 9 मंथ्स अराउंड 9 मंथ्स अराउंड 20 टू 88 डेज़ का होता है ये प्रेगनेंसी का पीरियड। तो इस पीरियड में ये पूरे 9 मंथ के पीरियड में उनको कौन-कौन से कॉमन डिस्कम्फर्ट फ़ील करने पड़ सकते हैं? मॉर्निंग सिकनेस ये कुछ-कुछ मिलते-जुलते होते हैं जो एडोलसेंट एज में या किसी भी एज में एडोलसेंस तो स्टार्ट हुआ, वहाँ से पीरियड स्टार्ट होने के 1 वीक या 2 वीक के पहले जो हम फ़ील करते हैं वो सारा भी यहाँ हो सकता है और कुछ नई चीज़ें भी हो सकती हैं बिकॉज़ यहाँ पे प्रेगनेंसी वाली बात भी है। तो मॉर्निंग सिकनेस ये प्रेगनेंसी वाली बात है। यहाँ पे हम पीरियड्स का डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्रेगनेंसी में कौन-कौन से सिम्पटम्स उनको फ़ील हो सकता है। मॉर्निंग सिकनेस फ़ील हो सकता है, ऐसे बॉडी एकदम अकड़ी हुई लगेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, मेंटल इनर्शिया लगेगा, जबकि सब कुछ ओके है, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह सब ओके हैं। उसके बावजूद इस टाइप की चीज़ें लगती हैं। उसके बाद ब्लैडर एंड बाउल का प्रॉब्लम मतलब ब्लैडर मतलब हमारा जो यूरिन जहाँ पे स्टोर होता है वो और हमारी आंतें, उनसे रिलेटेड क्योंकि प्रेशर आता है एब्डोमेन का उसके ऊपर बॉडी हेवी होने लगती है, फीटस उसमें ग्रो होने लगता है, तो वो पोर्शन पे थोड़ा प्रेशर आने की वजह से वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हेयर के थिकनेस में चेंजेस, स्किन में कुछ चेंजेस फ़ील कर सकते हैं वो और एक थकान-सी फ़ील होती है, वो उनके साथ वो डील करते हैं कई बार। हेडेक हो सकता है, बॉडी में चेंजेस तो आते ही हैं, फिज़िकल चेंजेस प्रेगनेंसी में जो वॉम्ब होता है वो थोड़ा-सा बड़ा होने लगता है और भी बॉडी हेवी होने लगती है, तो उसकी वजह से भी उनको कई बार स्ट्रेस फ़ील होता है, फिज़िकल चेंजेस की वजह से। उसके अलावा इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न, प्रॉपर खाना डाइजेस्ट नहीं होता और उसकी वजह से उनको छाती में जलन वगैरह टाइप का फ़ील हो सकता है। पैरों में क्रैम्प्स आते हैं और स्वेलिंग भी आती है कई बार पैरों में। हमने सुना होगा प्रेगनेंसी में पैरों में स्वेलिंग और पैरों में क्रैम्प्स आना एक कॉमन डिस्कम्फर्ट है। उसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज कोई तो होना नहीं चाहिए उस टाइम पे बट वेजाइना से थोड़ा बहुत डिस्चार्ज उस टाइम पे हो सकता है। अगर वो सीवियर नहीं है कई बार वो सीवियर होता है तो डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाहिए वैसे में। उसके अलावा किसी को पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लास्ट तक के नौशिया और वॉमिटिंग भी फ़ील होती है। नौशिया और वॉमिटिंग का सेंसेशन किसी भी चीज़ को स्मेल से या खा के उनको ऐसा लगेगा कि मुझे वॉमिट हो जाए और उसकी स्मेल उनको पसंद नहीं आएगी, ऐसे नौशिया और वॉमिटिंग भी कई बार होता है। अब ती 9 मंथ को हमने 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड कर लिया। ऐसे ही होता है, योग में भी वैसे ही होता है कि कौन से आसन देते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिफरेंट होंगे, सेकंड में डिफरेंट होंगे और थर्ड में डिफरेंट होंगे। तो पहला जो ट्राइमेस्टर है वो है, यहाँ तक क्लियर है? हैंड रेज़ कीजिए। ठीक है। तो हाँ, डाउन कर लीजिए। उस पहला जो ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने, उन पहले के 3 महीने को 12th वीक 12 जो हफ्ते हैं, उनका एक ट्राइमेस्टर होता है। उसमें क्या होता है एम्ब्रियो जो है, जो बच्चा है गर्भ में या यूट्रस में जो फीटस है, वो न्यूट्रिएंट्स को रिसीव करता है माँ के पेट में। और न्यूट्रिएंट्स को माँ जो खाएगी खाना उससे वो रिसीव करना स्टार्ट कर देता है तभी।
और फीटस का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है अंदर इंटरनली, बट माँ को उतना ज़्यादा उस टाइम पे फीलिंग्स, उस टाइम पे वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाती, बिकॉज फीटस बहुत छोटा होता है, मूवमेंट्स उतने ज़्यादा उनको नहीं फील होते फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर जो 3 महीने के बाद, चौथा, पांचवा और छठवां महीना, 30 to 26 वीक, इसमें रैपिड ग्रोथ होती है फीटस की, बहुत जल्दी वो उसके जो ऑर्गन्स हैं, उसके पार्ट्स हैं बॉडी के, वो बनने लगते हैं। तो इस वाला जो 3 महीने हैं, इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है बच्चे की। उसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, मतलब फ्रॉम 27th वीक टिल बर्थ, उसके जन्म लेने तक का जो टाइम होता है, तो इसमें बच्चा अराउंड 3 to 4 kg का हो जाता है अगर नॉर्मल वेट का है तो। कभी कभी इससे थोड़ा कम वेट वाले भी होते हैं, इस बीच में वो ग्रो होता है, वेट जो है ना इस बीच में बढ़ता है। और फिर इस ट्राइमेस्टर के एंड में बच्चा या फीटस पूरी तरह से फुल्ली डेवलप हो जाता है। तो ये हमने समझा कि कैसे जो पूरे 9 महीने में है बच्चे की ग्रोथ या फीटस की ग्रोथ किस टाइप से होती है। तो इन तीनों ट्राइमेस्टर में, इन पूरे 9 महीने में योग कैसे काम करेगा, कैसे वो बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करेगा। और हम सबको पता है कि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है या किसी किसी को, दोनों तीनों जो भी प्रेग्नेंट जितनी भी होंगी उनको उनको एक स्ट्रेस सा अलग सा आ जाता है कि पता नहीं सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं। ऐसा किस किस को फील हुआ था? अगर इस चीज को एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो हैंड रेस कर दीजिए बस। हैंड रेस कर दीजिए। हाँ, ये एक कॉमन चीज है, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिस जो हमारे लिए टोटली न्यू होता है और हम इस फेज से नहीं गए होते। तो ऐसा लगता है कि एक पूरा एक नए एक एक किसी को, मतलब किसी को इस दुनिया में लेके आएँगे हम, ठीक है? तो वो जो प्रोसेस है वो प्रॉपर्ली होगा या नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कोई इस टाइम पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं और ये हमको स्ट्रेस में ले जाता है कई बार। क्योंकि हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है और दूसरों से हम जो सुनते हैं कई बार ऐसे ही उनके एक्सपीरियंस सुनते हैं, उनसे हम और डर जाते हैं, ठीक है? तो प्रेगनेंसी में योग इसी वजह से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है अगर वो प्रॉपर किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है योग के फॉर प्रेगनेंसी? पहली बात तो योग हमेशा अगर प्रॉपर तरीके से किया जाए तो वो हमेरा हमारे माइंड को और हमारी बॉडी को हमेशा रिलैक्स करने का काम करता है, ठीक है? अगर उसको प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। उसके अलावा जो 9 मंथ के बाद में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस होने भी वाले हैं, उनको भी वो टालने की कोशिश करता है, उससे भी ओवरकम होने की कोशिश करता है, बिकॉज कॉम्प्लिकेशंस जनरली बॉडी में नहीं आते, आपकी बॉडी कंप्लीटली हेल्दी रहती है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और इसके साथ में यौगिक डाइट, योगा के साथ में यौगिक डाइट का कॉम्बिनेशन प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब नीड क्या है? ऑब्जेक्टिव्स तो हमने समझ लिए। नीड क्या है योगा का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? क्या होता है हमारी बॉडी में पहले मंथ से लेके, इवन पहले मंथ से लेके एंड तक कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज़ हम फील करते रहते हैं। कई बार हम किसी को एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि क्या चल रहा है बॉडी में। कई बार किसी को कुछ किसी को कुछ इश्यूज भी होते हैं तो डॉक्टर से वो मेडिसिन नहीं ले पाती। ये बात और डरा देती है कि हम मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी मेडिसिन नहीं खाई जा सकती। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो हम फील करते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते उनका। सिर्फ हमको उस टाइम पे क्या होती है, स्ट्रेस रिलीज करने की ज़रूरत होती है, और जो हमारे पास कोई तरीका नहीं होता उस टाइम पे, ठीक है? तो योग क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने का काम करता है, जिससे कि हम 9 मंथ तक पूरी तरह से रिलैक्स रहें। योगा प्रैक्टिस हेल्प करती है आपके माइंड और बॉडी दोनों को मेंटेन करने का। आपकी बॉडी को हेल्दी रखेगा, आपके माइंड को स्ट्रेस फ्री रखेगा। उसके अलावा उनकी स्ट्रेंथ, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और उनके विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेगा, क्योंकि विल पावर बहुत डाउन हो जाता है। वो सोचते हैं कैसे चाइल्ड बर्थ होगा, देन बाद में मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएंगे, देन नॉर्मल होगा या सिजेरियन होगा, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें वो सोच के परेशान होते रहता है। इसके तो इन सब चीज़ों से ओवरकम करने का काम योग करता है, क्योंकि अगर हो सकता है सिजेरियन भी हो, लेकिन उसके लिए हमको उतना स्ट्रांग तो रहना पड़ेगा कि नहीं चलो वो भी ठीक है, अगर हुआ तो कोई कॉम्प्लिकेशन आया तो चलो ठीक है। उसके लिए माइंड सेट, योग हमको विल पावर को स्ट्रांग बनाने का काम करता है। और हमारा अगर नॉर्मल डिलीवरी है
तो लेबर पेन जो होता है उसको हम सहन कर पाए, इसके लिए हमारी बॉडी को पूरी तरह से रेडी करने का काम योग करता है। योगा प्रैक्टिस हेल्प्स टू उनके स्ट्रेस लेवल को करेगा कम, प्रेग्नेंट लेडी के उनकी नींद को इम्प्रूव करेगा, बिकॉज कोई कोई तो थर्ड मंथ के बाद पूरे 9 मंथ तक सो ही नहीं पाते, वो बॉम्ब इतना बड़ा हो चुका होता है उसके वेट की वजह से, उनको काफ़ी डिस्कम्फर्ट नींद में फील होते हैं, इस वजह से वो पूरे 9 मंथ सो ही नहीं पाते। तो उनकी नींद को भी, क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी वो इम्प्रूव करने का काम करेगा। उसके अलावा डिक्रीज करेगा लोअर बैक पेन को, जो कि जनरली सभी को 3 मंथ के बाद में या किसी को उसको 2 मंथ के बाद में भी होता है। नौशिया को डिक्रीज करेगा, और उसके अलावा हेडेक या जो भी छोटे मोटे इश्यूज होते हैं उन सबको डिक्रीज करने का काम करेगा। और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ प्री टर्म लेबर, मतलब 9 मंथ में जो हमको लेबर पेन्स आने चाहिए, किसी किसी को 8 मंथ्स में, किसी को थर्ड फोर्थ मंथ में भी थोड़ा थोड़ा सा ऐसा पेन टाइप का फील होने होता है, और उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। उन सबको चांसेस को भी रिड्यूस करने का काम योग करता है। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ के रिस्ट्रिक्शन को कम करता है, मतलब बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो पाती है अगर आप प्रॉपर तरीके से योग कर रहे हैं तो। अब जनरल गाइडलाइंस, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेग्नेंट लेडी की, तो बहुत सावधानी से योग करवाने की ज़रूरत होती है। तो इसमें कैसी, एकदम शांत, रिलैक्स होके, मन को शांत रखे, क्वाइटली आराम से काम रह के ऐसे एटमॉस्फेयर में ही योग करना है। अदरवाइज नहीं, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस कंडीशन में योग करने के लिए। खाली पेट ज़्यादा कोई हैवी चीज़ नहीं खा के, आपका ब्लैडर और बाउल पूरी तरह से एम्प्टी हो, मतलब आपकी आंतें और आपका जो यूरिन जो स्टोर करता है वो पोर्शन, ब्लैडर पूरी तरह से खाली होना चाहिए। योगा मैट, या अगर कोई डिस्कम्फर्ट है तो मोटे ब्लैंकेट को फोल्ड करके बिछा सकते हैं, और हर चीज़ों को प्रॉप्स के साथ ही यूज़ करके करना है, अपनी बॉडी की सुन के करना है कि आपकी बॉडी कितना अलाउ करती है। ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी हर लेडी का एक फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल लेवल जो है वो डिफरेंट होता है। तो किसी दूसरे के साथ कंपेयर ना करते हुए आपकी बॉडी आपको कितना अलाउ करती है उतना ही योग आपको अपने स्टूडेंट को देना है। लाइट एंड कंफर्टेबल कॉटन क्लोथ्स पहनने हैं, जो कि ढीले ढाले कपड़े कॉटन के, उनको ही प्रेफर करना है। और जो भी आसन करेंगे उनको एकदम रिलैक्स मैनर में धीरे धीरे आराम से स्लोली करना है, एकदम स्लो पेस में। कोई भी जर्क बॉडी को नहीं लगने देना है योगा प्रैक्टिस के दौरान। ड्यूरिंग योर योगा प्रैक्टिस आपके स्टूडेंट को किसी तरह का भी जर्क नहीं लगना चाहिए, इस चीज़ के लिए आपको उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देने हैं, गाइडलाइंस देने हैं, और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करवाना है। आप आपने 45 मिनट का आप उनको डेली करवाते हो, लेकिन किसी दिन उनकी कैपेसिटी उनको नहीं फील हो रहा है, अच्छा नहीं फील हो रहा है, तो उस दिन आप फोर्सफुली उनको 45 मिनट नहीं कर पाओगे। आप हाफ एन आवर में भी एंड कर सकते हैं, कुछ प्राणायाम और स्पेसिफिक 2-3 आसन करवा के। क्यों? आज उनकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, आज उनकी कैपेसिटी नहीं, उनको लग रहा है कि मुझसे इतना होगा, तो उनकी बॉडी का सुन के उनको उस तरीके से करवाना है। और एंड में हमेशा मेडिटेशन, ध्यान, साइलेंस के साथ में, डीप साइलेंस के साथ में ही योगा क्लास को एंड करना है। और कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि हर किसी की प्रेगनेंसी, हर जैसे आपने 1-2 प्रीनेटल योगा करवाए समझिए, तो हर ऐसा नहीं है आपने जिसको लास्ट टाइम करवाया था वो लेडी, दूसरी लेडी की भी कैपेसिटी उतनी ही हो। दोनों का सिचुएशन टोटली डिफरेंट हो सकता है। हाँ, उनकी यूनिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको उनको योग देना है, और आसनों को उनकी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना है, उनके आपको वेरिएशंस देने हैं आसनों के। बहुत सारे वेरिएशंस यूज़ किए जाते हैं प्रीनेटल योगा में, जैसे कि हम शशांक आसन ही करते हैं, तो शशांक आसन को भी पूरी तरह से डिफरेंट तरीके से किया जाता है, जैसे नॉर्मल लोग करते हैं उस तरीके से नहीं किया जाता। इसलिए प्रीनेटल योगा करवाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर आपका नॉलेज होना चाहिए तो ही करवा सकते हैं। और जो भी प्रेग्नेंट लेडी है उसने प्रॉपर गाइडेंस में और प्रॉपर सुपरविज़न में ही करना है, अकेले नहीं करना है। इन सब चीज़ों को अपने मन से कोई भी आसन नहीं करना है। टीवी में देख के, यूट्यूब पे देख के कभी प्रेगनेंसी में कोई आसन नहीं करना चाहिए। मॉडिफाई करने पोजेस ऑलरेडी बताया। इस टाइम पे ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, कम ज़्यादा होते रहता है, तो उन सब चीज़ों को
कुछ न कुछ मतलब कोई कुछ बहुत ज़्यादा खा के योग वगैरह नहीं करना है। थोड़ा-सा कुछ हल्का-फुल्का कुछ ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ खा के योग नहीं करना है। और उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन किसके उनके पेल्विक रीजन पे बहुत ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उस पोर्शन पे काम करना है। उसको फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है बर्थ के लिए, बच्चे के बर्थ के लिए, तो उस पे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। तो उसके लिए कुछ पोजेस बताए हैं, जैसे कि मार्जरासन, अपने जो उनको बैक पेन वगैरह होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। मलासन, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को वो लेट के दोनों साइड में पिलो रख के भी कर सकता है। मतलब हर आसन में मॉडिफिकेशन होगा, हर आसन आप वेरिएशन के साथ ही उनको देंगे। बिल्कुल भी नॉर्मल लोग जिस तरीके से उस आसन को करते हैं वैसे नहीं करवाना है। कोई भी आसन ऐसा नहीं देना है जिसमें यूट्रस पे प्रेशर आए। कोई भी आसन उनको बैक बेंडिंग का बहुत ज़्यादा बैक बेंडिंग का नहीं देना है। फॉरवर्ड बेंडिंग का बहुत ज़्यादा जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग हो रही हो ऐसा कोई आसन नहीं देना है। और कोई भी आसन प्रोन पोजीशन का जैसे कि भुजंग आसन है, शलभ आसन है, धनुरासन है, इस तरह का कोई आसन ट्राई नहीं करना है। प्रीनेटल योगा टोटली डिफरेंट होता है, उनके आसन टोटली डिफरेंट होते हैं, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट हमको नहीं करनी है। अवॉइड कपालभाति क्रिया और एनी सच स्ट्रेनिंग क्लींजिंग प्रैक्टिसेस। कोई भी शुद्धि क्रिया जिसमें हमारे एब्डोमेन पे प्रेशर आ रहा हो, ऐसी कोई भी क्रिया, कोई भी शुद्धि क्रिया वी नीड टू अवॉइड कंप्लीटली। कपालभाति करना ही नहीं है। और प्राणायाम में जो भस्त्रिका और कुंभक वाले जो प्राणायाम है वो भी टोटली अवॉइड करने हैं। भस्त्रिका भी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो जो चीज़ नहीं करनी है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। नॉर्मल अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। ब्रीदिंग सेक्शनल ब्रीदिंग होती है जो एक यौगिक ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, वो हम धीरे धीरे अंडर ऑब्जर्वेशन सुपरविजन में कर सकते हैं, करवा सकते हैं उनको। अनुलोम विलोम धीरे धीरे करवा सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये सब चीज़ें धीरे धीरे करवा सकते हैं जिससे कि उनका स्ट्रेस, उनका एंग्जाइटी धीरे धीरे कम हो जाए और वो आराम से एक चाइल्ड को बर्थ दे पाए। इसमें कुछ आसन दिए हुए हैं जिसमें आसन में कभी भी एकदम से आसन जैसे हम नॉर्मल लोगों को स्टार्ट नहीं करते वैसे प्रीनेटल में भी स्टार्ट नहीं करते हैं। उसमें सूक्ष्म व्यायाम होता है, पहले माइक्रो सर्कुलेशन प्रैक्टिसेस होते हैं जिसमें कि नेक से स्टार्ट करके, हेड से लेके स्टार्ट करके नेक मूवमेंट्स करवा सकते हैं। शोल्डर मूवमेंट्स आप करवा सकते हैं उनको, नी के मूवमेंट करवा सकते हैं, फिर पैर के एंकल का मूवमेंट्स करवा सकते हैं। ऐसा 8 से 10 मिनट का इस तरह का सीक्वेंस रख सकते हैं। और फिर कुछ आसन, स्पेसिफिक आसन जैसे कि सिंपल आसन स्टैंडिंग में ताड़ासन, वृक्षासन। अब देखिए वृक्षासन भी दिया हुआ है, बट किसी लेडी को अगर ज़्यादा ही डिस्कम्फर्ट फील होता है तो हम उसको वृक्षासन भी नहीं दे सकते। ये एक नॉर्मल कंडीशन के लिए है, ठीक है? तो फिर भी इनको ट्राई नहीं करना है, जस्ट हमारे नॉलेज के लिए हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद सिटिंग पोजीशन में, सिटिंग पोस्चर्स में कुछ दंडासन, सुखासन, सुपाइन में शवासन। शवासन तो करवाना ही है, योग निद्रा या शवासन उनको रेगुलरली करवाना ही है, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल धीरे-धीरे कम हो। उसके बाद ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस में सेक्शनल ब्रीदिंग लाइक एब्डोमेन से ब्रेथ करना, धीरे-धीरे अपने-अपने एब्डोमेन पे हाथ रख के उसको इन्हेल करते हुए एब्डोमेन को एयर से फिल होते हुए ऐसा विजुअलाइजेशन के साथ आप करवा सकते हैं। तो इस तरह की ब्रीदिंग अलग-अलग टाइप से करवा सकते हो, बट कुंभक वाला के इन्हेल कर लिया और थोड़ा रोक के रखो इस टाइप का रिटेंशन वाला कुछ भी नहीं करवाना। नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, ये सब उनके लिए हेल्पफुल होगा। उसके अलावा ध्यान मतलब मेडिटेशन, शांति पाठ मतलब मंत्रा चैंटिंग आप करवा सकते हैं। तो ये था जो अभी हमने पढ़ा वो पहले ट्राइमेस्टर के लिए था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। ऐसा ही उससे कुछ मिलते जुलते सेकेंड ट्राइमेस्टर में आएंगे। इसमें भी नेक शोल्डर मूवमेंट्स पहले, उसके बाद स्टैंडिंग पोस्चर्स में ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, कटी चक्र। कटी चक्र को भी बहुत ज़्यादा पूरा तरह से ट्विस्ट नहीं होना है, हल्का सा हाफ कर सकते हैं। वो भी डिपेंड करेगा उनकी कंडीशन कैसी है प्रेग्नेंट लेडी की। वीरभद्रासन, प्रसारित पादोत्तानासना, ये सब करवा सकते हैं बट डिपेंड करेगा सिचुएशन पे उनकी। सिटिंग पोस्चर में दंडासन, सुखासन, बद्धकोणासन, शशांकासन, मार्जरासन है, मलासना है। ये ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग आसन डिफरेंट डिफरेंट होता है। सुपाइन पोजीशन में शवासन करवाना ही है,
विपरीत करनी करवा सकते हैं, मतलब 90 डिग्री जो पोस्चर होता है ना, बॉडी ऐसे एल टाइप शेप में बनता है, बट वॉल के सपोर्ट के साथ, अदरवाइज नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल नहीं होगी तो उनका पूरा प्रेशर उनके एब्डोमेन पे आएगा, तो वॉल का सपोर्ट रहेगा तो वो कितना भी देर आराम से उस पोजीशन में रह सकते हैं। उसके बाद प्राणायाम में फिर से वही रिपीट होंगे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थे, और ऐसा ही थर्ड में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, मतलब बाद के 7 8 9 मंथ्स में। फॉरवर्ड बैकवर्ड बैंड आएगा, नेक का, शोल्डर मूवमेंट्स, एंकल मूवमेंट्स। उसके बाद, हाँ ये मैंने बताया। उसके बाद आसनों में ताड़ासन, त्रिकोणासन, अर्ध पार्श्व कोणासन, सिंपल सिंपल आसन है। सिटिंग पोस्चर में दंडासन, सुखासन, उपविष्ट कोणासन और मार्जरासन, सिंपल आसन जिसमें उनके अब्डोमेन पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा बैक बेंडिंग नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं हो रही है। इस टाइप की सारी चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। सुपाइन पोजीशन में सुप्त बद्ध कोणासन, मतलब लेट के जो बटरफ्लाई होता है वो वाला, बट उनको दोनों साइड में पिलो यूज करने के लिए बोलेंगे और वैसे ही करवाएंगे। शवासन, एंड में शवासन से ही एंड करना है। प्राणायाम में नाड़ी शोधन, भ्रामरी, शीतली प्राणायाम। ध्यान में ओम मेडिटेशन दे सकते हैं, सोहम मेडिटेशन दे सकते हैं, और अंत में शांति पाठ। एक बालासन करवाया जाता है प्रेग्नेंट लेडीज को। बालासन में उसका टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जैसे आपने नॉर्मल बालासन देखा है वैसे नहीं होता है प्रेगनेंसी के लिए। अ, इसमें इसमें बोस्टर यूज करके हम करवा सकते हैं, लाइक इस तरह का पोजीशन दिखता है उनका। अपने एक पैर को नी से हल्का सा बेंड करके उसके ऊपर बोल्स्टर्स के ऊपर उस पैर को रख के, जिससे कि क्या हो रहा है, इसमें एब्डोमेन पूरी तरह से प्रेस नहीं हो रहा है जमीन से या बेड पे, जहां पे भी वो कर रहे हैं, अदरवाइज वो डायरेक्टली ऐसे प्रोन पोजीशन में आ जाएंगे तो एब्डोमेन प्रेस हो जाएगा। ये काफी रिलैक्स करता है, प्रेग्नेंट लेडी को काफी रिलैक्स फील करवाता है। तो बोस्टर यूज करके हम एक बालासन उनको रिलैक्सेशन के लिए दे सकते हैं। तो इसमें टेक्निक लिखा हुआ है मेरी इस पीपीटी में, आप इसको पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जस्ट अ मिनट। तो यहाँ एंड हुआ हमारा प्रीनटल योग या प्रेगनेंसी के लिए योग कैसे हेल्पफुल है। जस्ट अ मिनट।